तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज का प्रैक्टिस पार्ट नंबर 4, जो कि सब्जेक्ट आपका है सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। जो कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन आज के क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस सेंस में कि आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया हूँ। ठीक है, ट्रिक बनाया हूँ ताकि, और वो ट्रिक ऐसा है कि, और वो टॉपिक भी ऐसा है कि अधिकतर एग्जाम में, चाहे आप किसी का मेंस का पेपर दे रहे हो, चाहे प्री का पेपर दे रहे हो, तो 110% चांसेस रहता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और लोग उस टॉपिक से क्वेश्चन गलती कर देते हैं, किसकी वजह से? कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से, कि उसका ए कब ई होगा या फिर बी होगा, ए आर होगा या फिर बी होगा, और इसी ए और बी के चक्कर में वो आंसर गलती हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है, उस पर मैं एमसीक्यू भी लेकर आया हूँ कि उस टॉपिक का, उस जो मेरा ट्रिक है, उस ट्रिक का, उस अप्रोच का अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। कल इसको आप 1 से 2 बार रिकॉल कर लीजिएगा अपना माइंड में। ठीक है, और जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी टेबल है, वहाँ पे आप थोड़ा सा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं साइड में अगर होगा तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ताकि बार बार उस पर आपका नज़र जाए और तुरंत आपको माइंड में रिकॉल हो जाए कि हाँ, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे, ये होता है, ये होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो आज का क्लास शुरुआत हो रहा है। जैसे कि हम लोग हर क्लास में 2 लाइन से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लाइन होता है। क्या है? जिंदगी बदलेगी थोड़ा इंतजार करो, जिंदगी बदलेगी थोड़ा इंतजार करो, रुक क्यों गए, बार बार वार करो। ठीक है, रुक क्यों गए, बार बार वार करो दोस्तों। ठीक है, रुकना नहीं है। ठीक है, चाहे किसी का भी आप पेपर दे रहे हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर आप बीटेक होल्डर हो, तो रुकना किस बात का यार? एक पेपर नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पेपर नहीं, मतलब देते रहना है कि जब तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच जाए, हम हासिल नहीं कर लें, तब हमको रुकना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी लाइन के साथ मैं आज की क्लास शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग भी बताइएगा दोस्त। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा। क्या है कि ए सॉइल विथ सेंसिटिविटी ऑफ 9 विल हैव अ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें 3, ये आपका टॉपिक से, इसमें 3 कॉलम आता है। ठीक है, इसमें एक मतलब एक टाइप का, एक कॉलम टाइप में बनता है। इसमें 3, जैसे आपका सेंसिटिविटी का वैल्यू हो गया, फिर किस टाइप का सॉइल होता है, देन किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तीन तीन कॉलम होता है। मैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ, तीनों कॉलम, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आएगा, मैं पहले बता दूंगा कि ये ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, क्या है कि पहले इसका हम लोग आंसर जान जाते हैं, किसका आंसर क्या होता है। कि सॉइल हैव अ सेंसिटिविटी 9। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का वैल्यू क्या होता है दोस्त? <<1>, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4 होता है ना, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, देन ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 में जा रहा है, 9 उसी में आएगा ना। 4 से 8 में नहीं आ रहा है, 9 है, मतलब 8 से 16 में जा रहा है। इट मीन्स कि वहाँ वो 8 से लेकर 16 के बीच में मेरा वैल्यू सेंसिटिविटी का लाइक कर रहा है। इट मीन्स वहाँ का जो स्ट्रक्चर बनेगा, एलवेज फोलोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों। कैसा? फोलोकुलेटेड स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग ट्रे का ये चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे दोस्त। देखिए क्या है, यहाँ हम लोग लिखेंगे सेंसिटिविटी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ यहाँ रहेगा आपका टाइप्स ऑफ सॉइल, और यहाँ स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, यहाँ मेरा हो गया सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हो गया। यहाँ क्या होगा दोस्त? नेचर ऑफ सॉइल। ठीक है, नेचर ऑफ सॉइल। और यहाँ क्या होगा आपका? स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है?
मेरा फर्स्ट है, हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा सेंसिटिविटी लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है। पहले हम लोग सारा सेंसिटिविटी का वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ सॉइल क्या है, किस टाइप का सॉइल का नेचर क्या होता है आपका, किस टाइप का स्ट्रक्चर के लिए आपका कौन सा सेंसिटिविटी का वैल्यू लाइक करता है, ठीक है। तो लेस देन 1 हो गया, फिर आपका 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 हो गया, फिर आपका 2 से 4, ठीक है, फिर आपका 4 से 8, फिर आपका 8 से 16, 8 से 16, देन ग्रेटर देन 16, ठीक है। ये मेरा हो गया सेंसिटिविटी का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है, ठीक है। ये मेरा हो गया सेंसिटिविटी का वैल्यू। अब हम लोग जान जाते हैं कि नेचर ऑफ सॉइल क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर मेरा सेंसिटिविटी लेस देन 1 है, इट मीन्स कि ये मेरा इनसेंसिटिविटी सॉइल है, क्या, इनसेंसिटिव, ठीक है, इन इनसेंसिटिव सॉइल है, ठीक है। इसी तरह वह 1 से 2 में आएगा, तब का लिटिल सेंसिटिव आएगा, ठीक है, ये आपका सेंसिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेस नहीं इसीलिए। 2 से 4 आएगा तो एलवेज मॉडरेट सेंसिटिव, ठीक है, मॉडरेट सेंसिटिव, ठीक है। आपका 4 से 8 आएगा तो सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्त, सेंसिटिविटी। अब आपका 8 से 16 आएगा तो एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, ठीक है। और आपका जो ग्रेटर देन 16 हो गया, इट मीन्स क्या, क्विक सेंसिटिविटी, ठीक है। ये मेरा आ गया टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानेंगे कि किस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए सेंसिटिविटी का वैल्यू मेरा क्या होता है, ठीक है। देखिए, पहला क्या कि लेस, अगर मेरा सेंसिटिविटी लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसके लिए किसी तरह कोई अभी डिफाइन नहीं किया गया है, इसके लिए भी कोई डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ से जैसे देखिए, आपका जो अगर मेरा सेंसिटिविटी का वैल्यू 2 से 4 है, ठीक है, 2 से 4 है, इट मीन्स कि मेरा जो नेचर ऑफ सॉइल कैसा होगा, मॉडरेट सेंसिटिव होगा, होगा ना, मॉडरेट सेंसिटिव होगा। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो मॉडरेट सेंसिटिव मेरा सॉइल है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, एलवेज क्या होगा, हनी कमिंग स्ट्रक्चर, हनी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या है दोस्त, इसके बारे में आप लोगों को पता है, क्लासेस हम लोग किए हैं। इसका साइज कितना होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का साइज कितना होता है, 0.02 से लेकर 0.0002 mm तक, ठीक है, हनीकॉम्ब साइज का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया, फोलिकुलेटेड स्ट्रक्चर हो गया, डेन डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो गया, सारे के बारे में हम लोग उसका साइज जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फंक्शन भी जान लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में साइज और फंक्शन दोनों आता है, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया मॉडरेट सेंसिटिविटी, तो ये आपका किस टाइप का सवाल के लिए, सॉरी किस टाइप का स्ट्रक्चर के लिए, एलवेज हनी कमिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, तो ये देखिए क्या है कि अब मेरा आ गया सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिविटी का वैल्यू मेरा अगर 4 से 8 के बीच में है, तो मेरा नेचर ऑफ सॉइल कैसा होगा, सेंसिटिव होगा, ठीक है, सेंसिटिव होगा। इसमें जो आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इसमें दोनों होगा, ठीक है, हनी कमिंग स्ट्रक्चर भी होगा, देन फॉलिकुलेटेड स्ट्रक्चर दोनों होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, बोथ बोथ हनीकॉम्ब एंड फॉलिकुलेटेड स्ट्रक्चर, फॉलिकुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मेरा है सेंसिटिविटी का वैल्यू मेरा 8 से 16 है, क्या है, अगर मेरा सेंसिटिविटी का वैल्यू 8 से 16 है, इट मीन्स देखिए क्वेश्चन में 9 है, इट मीन्स कि इसमें लाई कर रहा है, इसी में लाई कर रहा है, 9 इसमें लाई कर रहा है, तो इसमें जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, एलवेज फोलिकुलेटेड स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। किस टाइप का स्ट्रक्चर, फोलिकुलेटेड स्ट्रक्चर, फोलिकुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा सेंसिटिविटी का वैल्यू ग्रेटर देन 16 है, ठीक है, मेरा सेंसिटिविटी का वैल्यू ग्रेटर देन 16 है, इट मीन्स कि यहाँ का जो नेचर ऑफ सॉइल कैसा होगा, क्विक सॉइल होगा, ठीक है। यहाँ जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर, अनस्टेबल अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो सारा मैं लिखाया हूँ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फिगर हो गया कंप्लीट।
और इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको सारा आपको ये तो याद होगा आराम से। ये जो सेंसिटिविटी का वैल्यू आपको याद होगा। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। अगर ये नहीं याद होगा तो 2-3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूं। अब देखिए क्या है, देखिए जो मैं बोल रहा था ट्रिक, ट्रिक आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, ट्रिक ट्रिक मैं आज इसमें बताऊंगा आपको। अरे एक ऐसा ट्रिक है कि आप किसी भी तरह का, इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछता है 2 टाइप का पूछता है दोस्त। ठीक है, कैसे, किस टाइप का? 2 टाइप का पूछता है। एक आपका फिगर बेस, फिगर दे देगा, पूछेगा ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, और दूसरा स्टेटमेंट बेस। ठीक है, ये तो सिंगल, इसमें तो कुछ कुछ ये तो सिंगल स्टेटमेंट है। इसमें ये जो टॉपिक है आपका, जैसे देखिए कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, रिजिड फुटिंग हो गया, आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग हो गया, क्ले के केस में, कोहेसिवनेस सोइल के केस में, इसमें 4 केस बनता है दोस्त। ठीक है, 4 केस में मात्र 2 टॉपिक, मतलब 2 ट्रिक के माध्यम से, 2 अप्रोच के माध्यम से मैं कंप्लीट आपको कर दूंगा। कभी आप फंसेंगे ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं फंसेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है कि ये टॉपिक से एग्जामिनेशन में, चाहे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से आपका मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, मेंस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए मैं करा रहा हूँ स्पेशल। ठीक है, देखिए देखिए सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने का मौका यही है, और यही नए नए अप्रोच के साथ आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले मैं ट्रिक जान लेता हूँ। ठीक है अच्छा, पहले मैं आपको आंसर बता दूं, उसके बाद मैं ट्रिक अप्लाई करके बताऊंगा कि देखिए ये ट्रिक इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे करेक्ट पूछ रहा है। क्या है? द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो ए रिजिड फुटिंग, बिलो ए रिजिड फुटिंग ऑन द सरफेस, बिलो बिलो रिजिड फुटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ ए क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कैसा फुटिंग है दोस्त? रिजिड फुटिंग है। तो इसमें हमको 2 चीज़ याद रखना है कि हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, क्या रिजिड फुटिंग है या फिर फ्लेक्सिबल फुटिंग है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है एलवेज, इसमें 2 ही टॉपिक, 2 ही मेन पॉइंट ही है, एक आपका रिजिड फुटिंग, दूसरा आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग। तो हम देख रहे हैं कि मेरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, इसमें रिजिड फुटिंग के बारे में पूछ रहा है। देखिए अब ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक में लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक, पहला ट्रिक जो होता है कि रिजिड फुटिंग के लिए आर सी मीन। ठीक है, ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक 2 ट्रिक क्या है? एफ सी मैक्स। ये ट्रिक मैं अभी तक फिलहाल किसी में नहीं बताया हूँ, लेकिन जब मैं सब्जेक्ट वाइज में कर रहा हूँ तो सोचा कि नहीं, इसमें जब पूरी तरह से कंप्लीट जब किया जा रहा है तो इसमें मैं बता देता हूँ, ताकि बहुत ही हेल्प हो जाए। ठीक है, अगर आपको आता हो, मतलब इसमें इसका का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छा है। जो फंसते हैं उसके लिए है दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अधिकतर अच्छे अच्छे लड़के इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तब देखिए इसमें इसमें कैसे अप्लाई होता है। हम पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा है रिजिड, रिजिड है रिजिड फुटिंग है दोस्त। ठीक है, ये मेरा है कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम। अब बोलिएगा अरे भाई ये तो कैसा ट्रिक है यार, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है। रिजिड फुटिंग रिजिड फुटिंग हो गया, कोहेसिव सॉइल हो गया, मिनिमम हो गया, क्या है ये? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ जाएगा दोस्त, खाली थोड़ा सब्र रखें। बहुत बेहतरीन ट्रिक है और एक बार में माइंड में आपका छप जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल फुटिंग, फ्लेक्सिबल फुटिंग। सी से क्या हो गया? सी से हो गया आपको कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल। ठीक है, एम से क्या हो गया? मैक्स, मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा नोमेनक्लेचर हो गया। अब देखना है कि ट्रिक कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन हैवी रखिएगा। ठीक है, थोड़ा भटकिएगा। होता है ना कि सावधानियां हटी दुर्घटना घटी, वो कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि तुरंत मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या है, मेरा फाउंडेशन क्या है?
रिजिड फुटिंग, सॉरी फुटिंग, मेरा फुटिंग कैसा है, रिजिड फुटिंग है, ठीक है। ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, देखिए जब मेरा फुटिंग रिजिड फुटिंग होगा, ध्यान से बात सुनिएगा, कि जब भी मेरा फुटिंग रिजिड फुटिंग होगा, इट मीन्स ये आपका सी क्या है, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। मेरा सॉइल कैसा होगा, कोहेसिव होगा, ठीक है, कोहेसिव सॉइल होगा। ये जो बोल रहा है कि जो प्रेशर यहाँ जो बन रहा है, देखिए कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है, मिनिमम होगा कहाँ पे, मिनिमम एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है, मिनिमम एट सेंटर। अब देखिए हम समझ गए कि मेरा फुटिंग कैसा है। अब देखिए ये जो ट्रिक है मैं इसमें आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में। कैसा है दोस्त, रिजिड फुटिंग है, ठीक है, रिजिड फुटिंग है, और सॉइल कैसा है, क्ले सॉइल, इट मीन्स कोहेसिव सॉइल है ना। रिजिड फुटिंग है आपका कोहेसिव सॉइल है। तो रिजिड फुटिंग कोहेसिव सॉइल में मिनिमम प्रेशर कहाँ पे होगा दोस्त, मिनिमम प्रेशर मेरा सेंटर पे होगा दोस्त। कहाँ पे होगा, सेंटर पे। देखिए मैक्सिमम एट एज एंड मिनिमम एट सेंटर, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया। ट्रिक कैसा लगा पहले आप लोग बताएं, ट्रिक कैसा लगा आप लोग को। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दे दोस्त, देन सब्सक्राइब कर दे, देन शेयर कर दे दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके लिए मैं ट्रिक खुद से बनाता हूँ, ठीक है, किसी का ये अभी किसी का मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं किसी कोई टीचर का है, ठीक है, ये खुद का ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। 4 से 5 साल हम भी घसे हैं, तब जाके सोचे कि नहीं, जब इसमें ये टॉपिक हमसे भी फंस रहा था, ऐसा नहीं है कि एक बार में हम समझ गए, नहीं, हमसे भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार गलती भी हुआ है, ठीक है। गलती हर बार गलती, जब मार्केट टेस्ट तब गलती हो जाता था, तब फिर हम इसके लिए हम 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिए थे, इस मतलब माइंड से सोच सोच के कि कैसे इसमें ट्रिक अप्लाई किया जाए, कि और कौन सा ट्रिक अप्लाई किया जाए, ताकि एक बार में ट्रिक भी याद हो जाए और तुरंत एग्जाम में छोटा ट्रिक और तुरंत एग्जाम में अप्लाई करके क्वेश्चन भी सही कर जाए दोस्तों, ठीक है। बहुत टाइम इसमें लगा था, इसलिए ऐसे ट्रिक के लिए कम से कम चैनल का इतना तो हक बनता है यार, इतना तो हक बनता है कि ऐसा ट्रिक अगर आपके लिए मैं बनाया हूँ तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को लाइक कर दें, देन सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें दोस्तों, ठीक है। लोग देख रहे हैं कि पर डे बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्लासेस, ऐसा नहीं है, क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब में कमी कर रहे हैं भाई। तो अभी आरआरबी जेई का पेपर है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आरआरबी जेई का पेपर है। तो लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर क्लासेस भी, अगर हम अभी क्लास नहीं लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जाम नहीं देते, एग्जाम हम लोग भी देते हैं, ठीक है, आरआरबी जे का पेपर हम लोग भी देंगे, कितना स्कोर आएगा मैं भी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आरआरबी जे का नंटे का पेपर सारा छोड़ के मैं आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो बनता है ना भाई, ठीक है। कम से कम चैनल को लाइक कर दें, देन सब्सक्राइब कर दें, देन शेयर कर दें। हाँ, और दूसरा बात, ये ट्रिक आप जितने भी, अगर आप कितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे, ठीक है, टेस्ट कहीं से भी टेस्ट दीजिए, किसी का भी, किसी भी स्टेट का उठा लीजिए, एई का, जेई, एई या फिर जेई का पेपर, ठीक है। चाहे आपका देखिए यूपी, यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो गया, यूपी पीसीएल हो गया, आपका बीटीएससी जेई हो गया, बीपीएससी एई हो गया, ठीक है, एसएससी जेई हो गया, ठीक है, आपका यूपी आरबीएनएल हो गया, डीडीए जेई हो गया, एसबीएनएल हो गया, जितने पेपर का मैंने नाम लिया, सारा पेपर से बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इतना तो बनता है भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए ये ट्रिक कैसे अप्लाई होगा, ये अब मैं बताया आपको कोहेसिव सॉइल के लिए। अगर पूछ दे कि नहीं कोहेशनलेस सॉइल के लिए, जैसे यही क्वेश्चन में यहाँ पर रिजिड फुटिंग दे दे और यहाँ पर लिख दे कोहेशनलेस सॉइल, मतलब सैंडी सॉइल, ठीक है। तो सैंडी सॉइल के केस में आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। मेरा फुटिंग कैसा रहेगा, रिजिड फुटिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे हम लोग आरसी मिल लिखे ना, आरसी मिल लिखे, इसका उल्टा कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका कोहेसिव सॉइल के लिए। इसका उल्टा कीजिएगा, जैसे देखिए रिजिड फुटिंग है, यहाँ क्या है, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। तो कोहेसिव सॉइल को हम लोग उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कोहेशनलेस सॉइल हो जाएगा ना। कोहेसिव सॉइल को हम उल्टा कर देंगे, इट मीन्स की कोहेशनलेस सॉइल, और जहां पर मिनिमम है वहां मैक्सिमम कर दीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां पर हो जाएगा, मैक्सिमम एट सेंटर, ठीक है, मैक्सिमम एट सेंटर, अब मिनिमम एट सेंटर, ठीक है। समझ आया। जैसे देखिए इसमें ये क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम, इसका उल्टा हुआ ना, सेंटर पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो गया। इट मीन्स कि जब सेंटर पे मेरा मिनिमम होगा, इट मीन्स कि मेरा एज पे मैक्सिमम होगा, होगा। तो इतना तो कंफर्म है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हमको अगर कोहेशन लेस सवाल पूछ दिया, इट मीन्स कि मेरा सेंटर पे मेरा मिनिमम होगा, सेंटर पे मेरा मिनिमम होगा और मेरा एज पे मैक्सिमम होगा, मतलब इसी का उल्टा है, इसी का अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम से। ये अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2 से 3 बार वीडियो देखें,
लेकिन ये ट्रिक आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आएगा। इसलिए मैं एक ट्रिक बताया कि एक ट्रिक के माध्यम से दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। कोहेसिव, आप कोहेसिव सॉइल के बारे में आप याद रखें, ऑटोमेटिक आप कोहेशनलेस सॉइल के बारे में आप लोग उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मेरा फाउंडेशन, सॉरी, अगर मेरा फुटिंग रिजिड फुटिंग है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल है, इट मीन्स कि जो मिनिमम प्रेशर जो होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा दोस्त, मिनिमम एट सेंटर पे, ठीक है। मिनिमम प्रेशर कहाँ होगा, सेंटर पे। देन आपका मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा, एज पे, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा, एज पे। अगर मेरा सॉइल कोहेशनलेस सॉइल है, अगर मेरा सॉइल कोहेशनलेस सॉइल है, इट मीन्स कि मिनिमम कहाँ पे होगा, एज पे। उल्टा कर रहा है, मिनिमम कहाँ पे होगा, एज पे। मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर पे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही ट्रिक है जो कि बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें दोस्त, बस वही ट्रिक को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप कैसे अप्लाई करना देखिए, एफ सी मैक्स, बस यही ट्रिक यहाँ लगाना है। क्या है, मेरा फाउंडेशन मेरा कैसा है दोस्त, फ्लेक्सिबल फुटिंग है, ठीक है। सॉरी, फुटिंग, फुटिंग बोल रहे हैं यार, मतलब फाउंडेशन आ जा रहा मन में। अगर मेरा फुटिंग फ्लेक्सिबल है, इट मीन्स मैक्सिमम प्रेशर, इसमें क्या था, मिनिमम था, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा दोस्त, मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट सेंटर, ठीक है, याद हो गया। मैक्सिमम एट सेंटर किसके केस में, कोहेसिव सॉइल के केस में, ठीक है। अगर मेरा फाउंडेशन, सॉरी, अगर मेरा फुटिंग फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अगर मेरा फुटिंग फ्लेक्सिबल है, इट मीन्स कि मैक्सिमम प्रेशर जो जनरेट होगा कहाँ पे होगा, सेंटर में। कौन से सॉइल के केस में, तो कोहेसिव सॉइल के केस में। जस्ट इसी का हम लोग उल्टा कर देंगे, आपका हो जाएगा कोहेशनलेस सॉइल के केस में, ठीक है। मिनिमम एट सेंटर हो गया, अगर मेरा सॉइल रहेगा यहाँ पर कोहेशनलेस सॉइल, तब मिनिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट एज। समझ में आ रहा है, मिनिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट एज, ठीक है। तो यही ट्रिक है दोस्त, ठीक है। बहुत ही अच्छे ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। मैं आपके साथ बताने की कोशिश किया, ठीक है। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से जितने सारे क्वेश्चन आप इस टॉपिक से स्पेशली, क्योंकि ये रिजिड फुटिंग देख रहे हैं ना, रिजिड फुटिंग और फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए ये पे वैलिड है। अब वैलिड ऐसा नहीं कि 90%, 110% वैलिड है, ठीक है। क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका हूँ, तब मैं आपके सामने ये ट्रिक ट्रिक कोई भी ट्रिक जब भी लाता हूँ मैं, तो पहले देखता हूँ कि नहीं पूरी तरह से सूटेबल है कि नहीं। कोई ऐसा नहीं ना कि मतलब कोई भाई का कमेंट आ जाए कि नहीं ये ट्रिक अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए नहीं, ये 100% एकदम खुद का बनाया हुआ ट्रिक है और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए क्या है, द सॉइल मस्ट अंडर ए कंसिडरेशन, द सॉइल मस्ट अंडर ए कंसिडरेशन रिप्रेजेंट व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज जीरो, एस इक्वल टू जीरो है दोस्त। शायद हम लोग प्रीवियस क्लास के 2 या 3 क्लास के पीछे हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हुए थे, अगर आपको याद होगा तो, अगर आप क्लास देखे होंगे तो, ठीक है। क्या है, अगर मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो है, इट मीन्स यहाँ क्या बोल रहा है, मेरा सॉइल फेज सिस्टम कैसा होगा। ये तो कन्फर्म है कि ये और ये होगा ही नहीं, ठीक है, इतना तो आप लोग को ही पता है। आप लोग फंसेंगे इसमें कि अगर मेरा सैचुरेशन जीरो है, इट मीन्स क्या वो हो, टू फेज सिस्टम होगा एकदम। ये दोनों में सब ये दोनों में सब कंफ्यूज करेंगे। टू फेज सिस्टम विथ सॉलिड एंड वाटर, या फिर टू फेज सिस्टम विथ सॉलिड एंड एयर, ठीक है। मेरा सैचुरेशन जीरो है दोस्त, वाटर मेरा जीरो है, वाटर जीरो, तो वाटर को हम कहे लेंगे, हाँ, इसको हम लोग कहे लेंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। क्या, बी इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर बार कि सारे क्लासेस को दोस्त एक सीरियल वे में देखें, ठीक है। अगर ठीक है आरआरबी जे के पेपर है, मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आरआरबी जे के पेपर है तो मतलब सीधा दम छोड़ देना, नहीं। कुछ क्लास ऐसे होंगे जो आप अगर उसको मिस कीजिएगा तो पक्का है कि आपको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। जैसे आज का क्लास, ये क्लास तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिक ऐसा है कि बहुत को क्या किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्फ मेड ट्रिक है, मैं कभी बताया नहीं हूँ, इसीलिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर दोस्त। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इंडिकेट्स। हम लोग प्रीवियस 2 या 3 क्लास के पीछे हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। तो बताए कि लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, क्या वो कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी, ऑर्बिटबल मॉइस्चर, देन शियर स्ट्रेंथ।
ठीक है। तो आपका जो लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल जो इंडिकेट करता है, इट मींस एलवेज ये कंप्रेसिबिलिटी इंडिकेट करता है दोस्त। क्या कंप्रेसिबिलिटी, जो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन द शिप फुट रोलिंग। ठीक है, शिप फुट एलवेज बताए कि आपका किस टाइप के सॉइल के लिए यूज किया जाता है? तो एलवेज ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, अब कोहेसिव सॉइल के लिए जो हम लोग यूज किया था, यहाँ बोला कि इनमें से कौन सा एक्शन हमको कोहेसिव शिप फुट रोलिंग में दिखाया जाता, तो एलवेज हम लोग कैनेडिंग एक्शन दिखाया जाता दोस्तों। क्या? कैनेडिंग एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कंपैक्शन फैक्टर। फॉर्मूला पूछ रहा दोस्त, एलवेज आपको पता होगा क्या है? पार्शियल बाई फुल, मतलब मैक्सिमम पार्शियल कंपैक्शन, मैक्सिमम पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट टू द मैक्सिमम फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, पहले क्या आएगा? पार्शियल, फिर आपका फुल। पार्शियल का पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट, देन फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, इसका एक वैल्यू होता है दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता तो आप लोग देख लें। क्या? कंपैक्शन फैक्टर। कंपैक्शन फैक्टर। ठीक है, यहाँ आपका वर्केबिलिटी। ठीक है, अगर मेरा वैल्यू 0.95 है, अगर मेरा वैल्यू 0.92 है, अगर मेरा वैल्यू 0.85 है, देन अगर मेरा वैल्यू 0.75 है, तब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? वेरी लो, मतलब सीधे बोल सकते हैं वेरी लो वर्केबिलिटी। ठीक है, ये वेरी लो, उसके बाद क्या? लो 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 वर्केबिलिटी, वेरी लो, लो, इसके बाद क्या? प्लास्टिक। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? मीडियम, मीडियम वर्केबिलिटी। क्या? मीडियम, मीडियम वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, देन हाई वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका टेबल तो याद ही होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से याद भी रखे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके आंसर क्या होगा दोस्त? कंपैक्शन फैक्टर का मैक्सिमम, सॉरी, मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट टू द फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया यार, मैं बोला था पीछे वाला क्वेश्चन में कि हम लोग इसके बारे में, आपका क्या नाम था, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे आपका हो गया पहला क्या पढ़े थे हम लोग? हनी कमिंग स्ट्रक्चर, फॉलिकुलेटेड स्ट्रक्चर, देन डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, अगर आता है तो हम लोग आगे बता देते हैं। ठीक है, आएगा क्वेश्चन आगे, फिर उसमें हम लोग उसको उसका जो साइज होता है हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल which is of a great importance in finding a settlement of a structure। ठीक है, फाइंडिंग ए सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को सेटलमेंट होने के लिए जो हम लोग उसका जो सॉइल का प्रॉपर्टी होता है, इनमें से सबसे मोस्ट ग्रेट इंपॉर्टेंस कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर का जो होता है प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन सा है? प्रोबेबिलिटी होता है? ये तो होता ही नहीं है दोस्त। कंपैक्शन, कंपैक्शन, कंपैक्शन हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे बताएं? हमको क्या पूछा? थोड़ा ध्यान आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन दोस्त। ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फाइंडिंग सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर। ठीक है, फाउंडेशन जैसे ही सेटलमेंट करेगा, इट मीन्स कि हम लोग उसका प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एलवेज हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं दोस्त, ना कि डी। इसमें 50% लोग जानते हैं डी मारेंगे, डी मारेंगे 50% लोग, लेकिन डी नहीं होगा दोस्त, कॉम्पैक्शन नहीं होता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन नहीं होता है। कॉम्पैक्शन क्या आता है? जैसे हम लोग किसी भी सॉइल को हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे, इट मीन उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, वहाँ से क्या एयर वॉइड बाहर निकलेगा। ठीक है, एयर बाहर निकलेगा। लेकिन कंसोलिडेशन में जनरली आप लोग जानते हैं कि ये सेटलमेंट सेटलमेंट का रिलेशन आपका कंसोलिडेशन से है। और कंसोलिडेशन इट मीन्स कि वहाँ से हम लोग जैसे ही हम लोग सॉइल का वॉल्यूम को हम लोग कम करते हैं, जैसे ही लोड अप्लाई होता है, इट मीन्स कि वहाँ से जितने भी उसके वॉइड्स में जितने भी वाटर प्रेजेंट है, वाटर उसमें बाहर निकलते हैं दोस्त। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। और सबसे ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फाइंडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है,
एरिया, हम सी बोल रहे हैं, सी सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चले, क्लियर है ना सारा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम ए वेजिटेबल मैटर्स एंड हैविंग ए फैब्रियस एग्रीगेट, vegetable matters and fabrious aggregate of a macroscopic size। तो वो कौन सा सॉइल है दोस्त? एलवेज हमको दिख रहा है कि एलवेज पीट सॉइल है। ठीक है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर ए फाउंडेशन बिकॉज, क्यों नहीं सुटेबल है ये? तो हम लोग जानते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल में सॉइलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, ज़्यादा देखा जाता है, जिसके कारण हम लोग फाउंडेशन में ब्लैक कॉटन सॉइल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। पता है आप लोग को, अच्छे से आप लोग पता भी होगा। ठीक है, तो एलवेज हाईली सॉइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा होता है ये सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल में, इसलिए हम लोग जनरली देखा जाए तो फाउंडेशन में हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल का यूज नहीं करते हैं दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? चले अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ के इज अ कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, एम इज अ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस, ठीक है, ठीक है, आपका गामा डब्ल्यू होगा, गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? देन द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इक्वल टू, इसमें से फार्मूला पूछ रहा है आपसे, फार्मूला थोड़ा सा मतलब इधर उधर कर दिया और आपसे पूछ रहा है दोस्त, क्या होगा बताएं, क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी के इक्वल टू क्या होता है दोस्त? सी भी, एम भी एंड गामा डब्ल्यू, ये होता है। तो हमको क्या निकालना है दोस्त? हमको निकालना है, देख रहे हैं फार्मूला में कि सी भी निकालना है। सी भी बाहर करेंगे तो तुरंत ही आपका के डिवाइडेड बाई एम भी इंटू गामा डब्ल्यू हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फार्मूला देखिए जहाँ है उसको बैठ कर मारिए, ठीक है, बढ़िया आगे। के इक्वल टू एम भी इंटू गामा डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? नहीं ना, चले, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर अ फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल द मेथड यूज फॉर डिस्चार्ज, ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड है जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर ए फाइन ग्रेन सॉइल के लिए? ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो सबसे बेहतर है यूज फॉर डिस्चार्ज के लिए, जिससे पानी बहुत आसानी से निकलता हो, उसे हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? डिचेस एंड सम्प्स, या फिर सेलो वेल सिस्टम, या फिर डीप वेल सिस्टम, या फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये मेथड जो आपका जो फाइन ग्रेन सॉइल जो हम लोग बेसिकली जो मेथड हम लोग यूज करते हैं एलवेज हम लोग इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस यूज करते हैं दोस्त। अब ये क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एक आपका देखा जाए तो एक तरह से ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, और इसमें कैथोड और एनोड होता है। ठीक है, कैथोड और एनोड जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस मेथड हम लोग यूज करता है, इसमें आपका कैथोड एनोड वर्क करता है। क्या होता है कि जब भी हम लोग जैसे ही फ्लो कर रहा है, मतलब कैथोड से एनोड की ओर ये जो फ्लो होता है उसको एक्सेलरेट कर देता है दोस्तों। ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो को एक्सेलरेट कर देता है, इट मीन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये बेसिकली जो इस मेथड का यूज होता है, इस मेथड का जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मेथड जो है, इस मेथड का यूज जनरली हम लोग करते हैं किसके लिए? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अब देखिए एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर है कि आपका वेल सिस्टम, ठीक है, सेलो वेल सिस्टम और आपका डीप वेल सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि आपका सेलो वेल सिस्टम क्या होता है, अब डीप वेल सिस्टम क्या होता है? देखिए सेलो वेल सिस्टम ये एलवेज होता है, एलवेज हाईली परमेबल सॉइल के लिए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रेवल हो गया। ठीक है, ग्रेवल हो गया, ग्रेवल एक ऐसा सॉइल है कि इसमें बहुत ही हाईली परमेबल है, इसमें से वाटर आराम से रिटर्न हो जाता है, आराम से पानी आसपास मतलब आर पार जा सकता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि जो आपका सेलो वेल सिस्टम हम लोग लिख सकते हैं कि
दिस मेथड इज मोस्ट यूजफुल where the swell probability इज हाई, मतलब ग्रेबल सॉइल बोल सकते हैं, ग्रेबल सॉइल। ठीक है, क्या ग्रेबल सॉइल। अब देखिए दूसरा क्या है आपका डीप वेल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर नाम से ही पता चला कि क्या है, डीप वेल है। इट मीन्स इसका जो डेप्थ होगा, डीप वेल सिस्टम में जो डेप्थ होगा एलवेज 10 मीटर से ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखें, लिखेंगे हम लोग व्हेन डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज मोर देन exceed 10 मीटर। अगर मेरा डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन 10 मीटर से ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज डीप वेल सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीप वेल सिस्टम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया कि इन ए ट्राइक्सियल टेस्ट, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ये है ना, ट्राइक्सियल टेस्ट के बारे में आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी लगाए होंगे और अच्छा टॉपिक भी, और इससे क्वेश्चन भी आता है दोस्त। ठीक है, डिफरेंट कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, इन ट्राइक्सियल टेस्ट सीधा दे दिया, पूछ रहा है इनमें से सबसे बेहतर कौन है। ठीक है, सबसे सुटेबल ऑप्शन इसमें से इसका कौन है। देखते हैं कि इन ऑल स्ट्रेस इन ऑल दी 3 डायरेक्शन इज द सेम। अब बताएं कि ट्राइक्सियल टेस्ट में स्ट्रेस जो अप्लाई होता है एलवेज चारों साइड से, तो हम लोग अप्लाई करते हैं, ये आपका स्माइल हो गया, इधर से इधर से इधर से, और इसके बाद भी जो अप्लाई करते हैं ये। ठीक है, ये जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं चारों साइड से, क्या इसमें जो बोल रहा है कि स्ट्रेस सेम है क्या चारों साइड से 3 डायरेक्शन से, एकदम गलत, ये नहीं है। स्ट्रेस इन ऑल 3 डायरेक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, देखते हैं। स्ट्रेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेस इन अदर 2 डायरेक्शन। ये आपका सबसे सुटेबल आंसर है दोस्त। ठीक है, सबसे सुटेबल, अगर ये चारों में सबसे सुटेबल बात किया जाए तो सबसे सुटेबल मेरा ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी सी है, इस सेंस में कि ये जो बोल रहा है कि स्ट्रेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन इन डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेस इन टू अदर डायरेक्शन। ठीक है, इसके कंपेरिजन में जो इधर का जो दो और जो डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसके कंपेरिजन में अदर अलग है। ठीक है, ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइक्सियल टेस्ट एक तरह से अनड्रेन्ड कंडीशन का टेस्ट है। इसमें हम लोग पोर वाटर प्रेशर भी मेजर करते हैं, अब वॉल्यूम चेंज भी हम लोग मेजर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकलता नहीं है। एक होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट में तो पानी बाहर निकल जाता है, वो एक अनड्रेन्ड कंडीशन है। सॉरी, डायरेक्ट शेयर टेस्ट आपका ड्रेन कंडीशन है, जिससे पानी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सॉयल का ना ही हम लोग उसका पोर वाटर प्रेशर मेजर कर पाते हैं, ना ही वहाँ पर सॉयल का जो वॉल्यूम है हम लोग मेजर कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो आपका ट्राइक्सियल टेस्ट है, ये आपका अनड्रेन कंडीशन का टेस्ट है, इसमें हम लोग दोनों मेजर कर लेते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि क्या मेजर करते हैं दोस्त ट्राइक्सियल टेस्ट में क्या मेजर करते हैं हम लोग, जैसे आपका हो गया क्या, वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर दोनों उसमें मेजर कर लेते हैं हम लोग, मेजर हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी बाहर नहीं निकल रहा है ना,
और उसमें पानी बाहर निकल जाता है, किसमें? डायरेक्ट शेयर टेस्ट में। ठीक है, अब देखिए इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसी टाइप से, थोड़ा सा अलग है, उसमें हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्राइपोजोडल कंबाइंड फुटिंग, ट्राइपोजोडल कंबाइंड फुटिंग आर रिक्वायर्ड व्हेन द स्पेस आउटसाइड द एक्सटीरियर कॉलम इज लिमिटेड। दूसरा, द एक्सटीरियर कॉलम इज हेवियर। बताएं, या फिर बोथ ए एंड, पहला एंड दूसरा, या फिर नन ऑफ द अबव। जनरली जो हम लोग जानते हैं कि ट्राइपोजोडल कॉलम जो होता है, ठीक है, ये तो पहली बात कि ट्राइपोजोडल शेप का होगा, लेकिन इसका बोल रहा है कि इसका रिक्वायर्ड कहाँ पे होगा, व्हेन द स्पेस आउटसाइड ऑफ द कॉलम इज लिमिटेड। एकदम सही है, जब मेरा भी कॉलम का स्पेस है आउटसाइड अगर लिमिटेड होगा, स्पेस कम बचा हुआ है, तो उस कंडीशन हम लोग ट्राइपोजोडल कॉलम देंगे। ठीक है, ट्राइपोजोडल कंबाइंड फुटिंग देंगे। ठीक है, और यहाँ जो सही लिखा हुआ कि द एक्सटीरियर कॉलम इज हैवियर, और दोनों कॉलम अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कॉलम यहाँ दे रहे हैं, एक कॉलम यहाँ दे रहे हैं, तब मेरा जो आउटर शेड, मेरा ये जो मेरा आउटर फेस हो गया, इसमें जो मेरा ये कॉलम का साइज रहेगा थोड़ा सा हैवी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आउटर साइड के एरिया, इसके पास चाहे रोड भी हो सकता है, ठीक है, रोड भी हो सकता है, या फिर घर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आउटर साइड का कॉलम हम लोग हैवी देते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ कि द एक्सटीरियर कॉलम इज हैवियर। एकदम 110% सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना भाई? हाँ, अगर अब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर दो दोस्त। ठीक है, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, क्योंकि आपका भाई का चैनल है, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना रहा, आप लोग देख रहे थे कि चाहे आपका सरस्वती पूजा रहे, माँ सरस्वती का पूजा तो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती का पूजा रहे उस दिन भी मैं भी क्लासेस आपके लिए आऊँ। ठीक है, बस आपका जो कमिटमेंट कर दिया था बस उसी के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी है कमिटमेंट करना, और उस पर कमिटमेंट करके उतरना बहुत बड़ा बात है, लेकिन लोग कमिटमेंट करके करवाते नहीं हैं, ये गलत है। ठीक है, जब मैं आपसे कमिटमेंट किया हूँ कि बीटीएससी जेई तक एग्जामिनेशन बीटीएससी जेई तक क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे दोस्त। ठीक है, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा क्या है क्या नहीं है, कैसा है क्या नहीं है। क्लासेस भी आप लोग का कंटिन्यू रहेगा, चाहे एक रहे चाहे दो रहे, दोनों रहेगा। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा, तभी एक क्लास ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगला क्लास ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगा दोस्त, आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का प्यार है, तो इसीलिए ये चैनल इसी तरह ग्रो करता रहेगा। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आगे जुड़े और बहुत बेहतरीन बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए कि आप लोग तो जानते भी हैं कि हम लोग एग्जामिनेशन तो नज़दीक बहुत सारा पेपर है, लेकिन उससे पहले आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना सब कोई बोलेगा। ठीक है, कोई भी टीचर से आप सलाह लीजिएगा तो यही बोलेगा कि अब अगर आप कंसेप्ट पूरा पढ़ लिए हैं, तो एक या दो या तीन पेपर लगाने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैक्सिमम इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर वो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में दिखे तो वो सबसे पहले आप लगाए। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करवाया जाता है दोस्तों। सिर्फ अरे यही एक लौता चैनल है जो आपको अभी तक, पूरे यूट्यूब का मैं बात कर रहा हूँ, कि अभी तक जिस दिन से वैकेंसी आया उस दिन से क्लास स्टार्ट है, और अभी तक कोई नहीं यहाँ तक पहुँचा दोस्तों, और आपका भाई कंटिन्यू यहाँ तक है और आगे भी रहेगा। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए कंटेंट, जो लड़का बोलता है कि फ्री कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होता, फ्री कंटेंट से हम कौन सिलेक्शन आपको दिखा देंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका आंसर हो गया ना, सी जान गए ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। एज पर IS 4453, ठीक है, द क्लियर वर्किंग स्पेस एट द बॉटम ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन पिट, किसके बारे में बोल रहे हैं? देखिए पिट शुड बी, उसका जो स्पेसिंग, जो स्पेस पूछ रहा है ना, क्लियर वर्किंग स्पेस कितना होता है दोस्त? एलवेज 1.2 to 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 to 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। द अर्थ प्रेशर बिहाइंड ए ब्रिज अपार्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट। चाहे हम लोग रिटेनिंग वॉल लें, और रिटेनिंग वॉल, ठीक है, तो ये देखिए
मेरा देखिए रिटेनिंग वॉल हो चाहे मेरा ब्रिज का अपार्टमेंट हो, ये तो पहली बात कि ये रेस्ट कंडीशन में रहता है। ठीक है, जब ये रेस्ट कंडीशन में रहता है इट मीन्स कि हम लोग जो इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, अर्थ प्रेशर एलवेज कौन सा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। रेस्ट में जब अर्थ प्रेशर का रेस्ट का कंसेप्ट से ये आपका ब्रिज अपार्टमेंट को और रिटेनिंग वॉल को डिजाइन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग ना ही एक्टिव अर्थ प्रेशर अप्लाई, एक्टिव अर्थ प्रेशर का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, ना ही पेसिव अर्थ प्रेशर का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, किसमें, ब्रिज अपार्टमेंट में और आपका रिटेनिंग वॉल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोई दिक्कत, चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नेट लोडिंग इंटेंसिटी एट विच नाइदर द सॉइल फेल इन शेयर और नोर देयर एक्सेसिव सेटलमेंट डिटरमाइंड टू द स्ट्रक्चर। बताइए किसका डेफिनेशन दिया गया है, क्या बोल रहा है, पढ़िए यहाँ से, पकड़िए, ये क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा दोस्त थोड़ा। क्या, नाइदर द सॉइल फेल इन शेयर, ना ही सॉइल आपका फेल कर रहा है शेयर में और ना ही वो एक्सेसिव सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, ना ही एक्सेसिव सेटलमेंट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एलवेज एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये इसी का डिफिनेशन दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब चले हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल टेस्ट। एप्रोप्रिएट देख रहे हैं ना, पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। एप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल टेस्ट टू एक्सेस द इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम। इमीडिएट स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम के लिए सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल टेस्ट कौन सा है, सीयू टेस्ट, सीडी टेस्ट या फिर यूयू टेस्ट। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट भी है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, क्योंकि ये आपका ये तीनों मेथड हम लोग ट्राई टेस्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आपका इमीडिएट स्टेबिलिटी के लिए जो हम लोग टेस्ट यूज करते हैं एलवेज यूयू टेस्ट। क्या, यूयू टेस्ट, अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनकॉन्सोलिडेटेड अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, अनड्रेन्ड टेस्ट। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन अ सॉइल इज कंसीडर्ड व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ए। बताएं निगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब होता है, ये पूछ रहा है कि जो भी निगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है तो हम लोग उसमें किस टाइप के सॉइल का हम लोग कंसीडर करते हैं दोस्त। क्या फील्ड मटेरियल होता है, क्या डेंस कोर्स सेंड होता है, या फिर ओवर कंसोलिडेटेड स्ट्रिप के लिए होता है, या फिर आपका डेंस फाइन सेंड होता है दोस्त। ठीक है, तो किस टाइप के लिए हम लोग, किस टाइप के सॉइल के लिए हम लोग निगेटिव स्किन फ्रिक्शन को, मतलब इसका प्रोसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं, किस टाइप के सॉइल के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है एलवेज रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल में होता है। ठीक है, रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल में, लूज सॉइल में। ठीक है, इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं अगर मेरा फिलर मटेरियल है, रिसेंटली फिल किए हैं, रिसेंटली डिपोजिट किए हैं, ठीक है, तो रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल में ही हम लोग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का फिनोमेना देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का फिनोमेना हम लोग फिलिंग मटेरियल रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एलवेज इसमें क्या होता है कि सेटलमेंट ऑफ सॉइल का सेटलमेंट, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि सेटलमेंट ऑफ सॉइल जो है ज़्यादा सेटल करता है। ठीक है, अगर मेरा सॉइल मतलब रिसेंटली डिपोजिट, मतलब मान के चलिए कि अगर हम सॉइल तुरंत लान के हम डिपोजिट किए हैं, तुरंत रखे हैं, डाले हैं और वहाँ तुरंत हम लोग पाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर पाइलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप पाइलिंग कर रहे हैं तो आप क्या फनिमिना वहाँ पर क्या डेवलप होगा कि एलवे जो आप सॉइल जो वहाँ पे मतलब डाले हैं, तुरंत फिल किए हैं, उसका सेटलमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन पाइल के केस में। ठीक है, मतलब सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज मोर देन सेटलमेंट ऑफ पाइल, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। कोई दिक्कत, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन दोस्तों। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलवेज फिलर मटेरियल, या फिर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल।
या फिर मटेरियल जो बोल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आई कोड एक है 1498 1978। ये पूछ रहा है कि किससे रिलेट है, सॉइल क्लासिफिकेशन से रिलेट है, या फिर आपका बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, या फिर आपका कंक्रीट से रिलेटेड है, या फिर आपका सीमेंट से रिलेटेड है। तो एलवेज हम लोग जानते हैं कि मेरा जो सॉइल क्लासिफिकेशन सॉरी 1498 जो है एलवेज आपका सॉइल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है दोस्तों। किससे, सॉइल क्लासिफिकेशन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ए इज राइट आंसर। अब देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक स्ट्रक्चर है, क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर बुल्ट ऑन ए डैश विल हैव टू विथस्टैंड ए ग्रेटर रिस्क ड्यू टू ए अर्थक्वेक। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग बुल्ट कर दिए हैं। स्ट्रक्चर बुल्ट ऑन ए मतलब कैसे सॉइल में, कौन से सॉइल में हम लोग स्ट्रक्चर बुल्ट करेंगे, जो कि यहाँ सॉइल दे दिया गया है कि कौन से सॉइल में हम लोग स्ट्रक्चर बुल्ट करेंगे जो कि विल हैव ए विथस्टैंड ए ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जब आपका अर्थक्वेक आएगा तो सबसे ज्यादा रिस्क हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, किस सॉइल में ज्यादा। ठीक है, तो एलवेज जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ सीधे लिख दिया कि विथस्टैंड ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज नोन एज लूज सॉइल। जब लूज सॉइल रहेगा तभी तो आपका जब अर्थक्वेक आएगा तो सबसे ज़्यादा मतलब रिस्क रहता है कि ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा या फिर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो किस टाइप के सॉइल में, एलवेज लूज सॉइल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। बताएं कौन से सॉइल में आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम होता है दोस्त। किस सॉइल में आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है दोस्त, मैक्सिमम। तो एलवेज हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा क्ले सॉइल है इसमें एलवेज आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स एलवेज मैक्सिमम होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका एक चार्ट होता है दोस्तों, इसका चार्ट हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको हो गया आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है आपका सॉइल। ठीक है, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग प्लास्टिक लिमिट होता है, छेद होता है। अब देखिए 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका 1 से 5 के बीच में कितना होता है, क्या होता है, फिर आपका 5 से 10 हो गया, फिर आपका 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, देन आपका 20 से 40 हो गया, देन ग्रेटर देन 40 हो गया। ठीक है, ये होगा आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब हम लोग जानते हैं कि किस टाइप के सॉइल के लिए कैसा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। अगर मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है, अगर मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है, इट मीन्स ये नॉन प्लास्टिक। सारा क्वेश्चन ये सब पूछा गया दोस्तों, प्रीवियस आप लगाइएगा, ऐसा सीखा समझ में आ जाएगा। अगर मेरा प्लास्टिक लिमिट 1 से 5 के बीच में है तो स्लाइटली प्लास्टिक। ठीक है, अगर मतलब प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू एलवेज अगर 5 से 10 के बीच में, इट मीन्स ये लो प्लास्टिक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, अगर मेरा प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू 10 से 20 के बीच में, इट मीन्स के मीडियम प्लास्टिक। कैसा, मीडियम प्लास्टिक। ठीक है, और अगर मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू 20 से 40 के बीच में, इट मीन्स हाईली प्लास्टिक। ठीक है, देख रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, हाईली प्लास्टिक। देन इसके बाद जो होगा आपका वेरी हाई प्लास्टिक। ठीक है, वेरी हाई प्लास्टिक। अब देखिए हमको जो पूछ रहा है कि फॉर विच सॉइल प्लास्टिसिटी इज मैक्सिमम आपका सबसे ज्यादा किस में होगा दोस्त, क्ले सॉइल में होगा ना। ठीक है, तो ये भी आप ये चार्ट को याद रखें, ऐसे आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, कि 0 से 0 में आपका प्लास्टिसिटी अगर मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू 0 है तो मेरा सॉइल कैसा होगा, 5 से 10 के बीच में क्या होता है, ठीक है, 20 से 40 के बीच में होता है 20 से 40 के बीच में कितना क्या होता है, सॉइल का कैसा सॉइल होता है। ठीक है, तो देखना है कि आपको मतलब नन से हाई तक जाना है, नन प्लास्टिक, उसके बाद स्लाइटली, उसके बाद लो, फिर मीडियम, फिर हाई, फिर वेरी हाई। मतलब ऊपर से की ओर नीचे, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते आ रहा है दोस्त। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, ये देखिए कि ए सेचुरेटेड सॉइल सैंपल हैविंग ड्राई यूनिट वेट कितना है दोस्त, 18,000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 2.65 दिया हुआ है। यूनिट वेट कितना है दिया हुआ है, हमको निकालना क्या, वाटर कंटेंट। ठीक है, क्या निकालना है दोस्त, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा, हाँ तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि हमको ड्राई गामा डी दे दिया है, तो गामा डी इजकल टू हम लोग लिखेंगे क्या, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग ई निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो गामा डी कितना दोस्त, 1800 मेरा गामा डी है, जी मेरा कितना दोस्त 2.65 है। ठीक है, अब आपका ये देखिए यूनिट वेट कितना है 9810 है, फिर आपका 1 प्लस ई। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18,000 प्लस 18,000 ई इजकल टू 2.65 इंटू 9810। ठीक है, ठीक है दोस्त, यहाँ से हमको क्या निकालना है दोस्त, ई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ई कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा इससे माइनस कीजिएगा, अब माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको 18,000 ई के बराबर उसको कीजिएगा। देन ई इक्वल टू ये आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ई का वैल्यू आएगा कितना आएगा दोस्त, यहाँ से जो आपका ई का वैल्यू आएगा एलवेज आपका 0.444 आएगा दोस्त। ठीक है, ये मेरा आ गया ई का वैल्यू। देन हमको निकालना क्या है, वाटर कंटेंट निकालना है। इट मीन्स कि सहवाग वाला फॉर्मूला लगा एस ई इजकल टू डब्ल्यू जी। हमको क्या निकालना है दोस्त, वाटर कंटेंट डब्ल्यू निकालना है, तो एस ई बाई जी इजकल टू ई। ठीक है, एस कितना है दोस्त, एस देखे, अरे यार यहाँ थोड़ा गलत हो गया फॉर्मूला, एस ई डब्ल्यू, यहाँ पर आपका डब्ल्यू ना जाएगा, तो मैं 1 मेरा हो गया एस इंटू ई कितना है 0.444 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू कितना है जी 2.65। देन आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू निकल के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, जो कि देखा जाए तो आपका 0.17 आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, वाटर कंटेंट मेरा कितना आएगा 0.17। ठीक है चले अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल है ना, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे दोस्त, चाहे आप एसएससी के दें, चाहे बीटीएससी के दें, चाहे किसी और आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई का दें, चाहे पीई का दें। ये जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल का है ना, ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला बेस आपका सेवा का फार्मूला यूज करके आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा दोस्त। जैसे ये देखिए वाइड्रोसी दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है। निकालना क्या, सेचुरेशन। अभी जस्ट पीछे वाला फॉर्मूला से लगाइए, एस इजकल टू डब्ल्यू जी, वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। एस निकालना है तो डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, डब्ल्यू कितना हो गया दोस्त, डब्ल्यू मेरा दिया है 0.188। ठीक है, जी कितना है दोस्त 2.65। देन आपका जो ई है, ई कितना है बॉयड रेशियो 0.67। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 75%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इसे तो फार्मूला बेस है, तो ये सब तो आप लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लोग फंसिएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं दोस्त, तो ये सब क्वेश्चन में फंसना भी नहीं है। ठीक है, अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ड्यू टू विच डिक्रीज इन अ वॉल्यूम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, डिक्रीज इन अ वॉल्यूम अकर्स अंडर ए कंप्रेसिव फोर्सेस इज नोन एज। पूछ रहा है क्या वो कंसोलिडेशन होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगा, या फिर कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होगा, या फिर इनिशियल कंसोलिडेशन होगा दोस्त। ठीक है, क्या पढ़ना है फिर से पढ़िए, डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू ए कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, इसके बारे में तो कुछ पानी एक्सप्रेशन ऑफ एयर चाहे एक्सप्रेशन ऑफ वाटर के बारे में नहीं बोला है, इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी, तो ये जो हमको जहां तक 100% लग रहा है कि मेरा वॉल्यूम तो डिक्रीज कर रहा है अंडर ए कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से, तो एलवेज ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी में ही हम लोग सॉइल का वॉल्यूम कम होता है देन अंडर ए
कंप्रेसिव फोर्सेस जब भी हम लोग सॉइल पे अप्लाई करते हैं देन उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, अगर कंप्रेसिबिलिटी का हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अगर मेरा सॉइल का वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, सॉइल का वॉल्यूम कम हो रहा है, इट मीन्स उसके बीच में जितने भी वॉइड्स प्रेजेंट थे, सारा वॉइड्स एक दूसरे के बीच में पूरा हैवी कॉन्टैक्ट में आ गए। जब उसके वॉइड एक दूसरे के बीच में हैवी कॉन्टैक्ट में आ गए, इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा कम होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि पानी वहाँ से तो पास ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा सॉइल पूरी तरह से कंपैक्ट हो चुका है कंप्रेसिव फोर्सेस के बदले, तो कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगा। देन हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल। आप लोग जानते हैं कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। लिक्विफिकेशन एक फेनोमिना है दोस्त, लिक्विफिकेशन एक फेनोमिना है जो कि एलवेज हम लोग किस टाइप के सवाल में हम लोग देखते हैं दोस्त। इसमें देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बहुत बेहतरीन पूछा है, ये तो आप लोग आराम से एलिमिनेट कर लीजिएगा, ये तो दो होगा नहीं। अब फंसिएगा इसमें कि क्या ये सॉफ्ट सॉइल में होता है, क्या ये फिर या फिर लूज सॉइल में होता है, लोग इसी में फंसते हैं, ठीक है। लोग इसी में फंसते हैं, अब मार देते हैं सॉफ्ट, चल जाते हैं, कहानी खत्म, ठीक है। तो एलवेज आपको याद रखना पड़ेगा कि लिक्विफिकेशन एक फेनोमिना है जो एलवेज हम लोग लूज सेचुरेटेड सॉइल में करते हैं दोस्त। किसमें? लूज सेचुरेटेड सॉइल में। समझ में आ गया? किसमें? लूज सेचुरेटेड सॉइल में, ठीक है। जैसे ही लूज सेचुरेटेड सॉइल में हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, लोड अप्लाई करते हैं, इट मीन्स कि वहाँ का क्या बोले हम लोग कि जैसे ही हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे लोड अप्लाई करते हैं इट मीन्स वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस जैसे ही डेवलप होता है इट मीन्स वहाँ पे आपका जो होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, सॉरी यार मैं बता रहा हूँ फिर से कि देखिए लिक्विफिकेशन क्या आता है। लिक्विफिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। एलवेज हम लोग लूज सेचुरेटेड सैंड में देखते हैं, ठीक है। एलवेज अगर जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे कहाँ पे, सेचुरेटेड सैंड में जब भी हम लोग लोड अप्लाई करते हैं इट मीन्स वहाँ पे आपका पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। हम बोल रहे थे क्या, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बोल दिए थे, जो कि नहीं होता है। एलवेज पोर वाटर प्रेशर वहाँ डेवलप होता है, ठीक है। जैसे ही पोर वाटर प्रेशर वहाँ डेवलप होता है इट मीन्स कि वहाँ पे आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू कम होता है और कम होते होते एलवेज जीरो हो जाता है, ठीक है। किसका वैल्यू? इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और यहाँ पर वही पूछ रहा है कि हम लोग लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस हम लोग करते हैं एलवेज हम लोग किस टाइप के सॉइल में करते हैं। तो एलवेज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि लिक्विफिकेशन एलवेज आपका लूज सेचुरेटेड सैंड में करते हैं। किसमें? लूज सेचुरेटेड सैंड में करते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, सो बताएं पहले, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए साथ में। ये कैसा प्रोसेस होता है कि जैसे ही सॉइल पे हम लोग लोड अप्लाई करते हैं इट मीन्स कि जैसे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या डेवलप हो जा रहा है दोस्त, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर वहाँ डेवलप हो जा रहा है। जैसे ही पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा वहाँ पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू रिड्यूस होगा। ये जो फिनोमेना है यही फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ ए सॉइल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ ए सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूछता है, इसमें पूछता है कि आपका जो लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू होता है कितना होता है दोस्तों, ठीक है। लिक्विफिकेशन में लिक्विफिकेशन में एलवेज आपका जो लिक्विड लिमिट का वैल्यू है, लिक्विड लिमिट का वैल्यू है, लिक्विड लिमिट इज लेस देन कितना, 35% दोस्त, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछा गया दोस्तों, कितना, 35%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं है, लेकिन आपको ये एडिशनल पॉइंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका जो हम लिखे हैं यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट वाइज वाले में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलें अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इजी क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है किसको उसका फैक्टर नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। ये तो क्वेश्चन हम लोग आंख बंद करके लगा सकते हैं। आप लोग लगा सकते हैं कि नहीं? सही सही बताएं। इसमें तो नहीं फंसेगा ना यार, क्योंकि ये बहुत बार रटाया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल क्या है, से साइज एंड शेप पे ये डिपेंड करता है। इसका फैक्टर है कौन? प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है ये। विस्कोसिटी पे तो डिपेंड कर भी करता है, डिग्री ऑफ कंपैक्शन पे करता है। लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ये मतलब ऑड लग रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन हमको पता भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अंदाजे भी मारेंगे तो ये तो आराम से मारते हैं, क्योंकि हम लोग इतना क्लासेस में पूरा डिप्लोमा पढ़ दिए हैं, पूरा बीटेक पढ़ दिए हैं। तो ऐसा थोड़ी यार कि इतना इजी क्वेश्चन को हम लोग गलत पढ़ाएं, गलत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इसको अफेक्ट नहीं करता। किसको? कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का दोस्तों, ठीक है। यही पूछा है कि नॉट ए फैक्टर, देख रहे हैं, नॉट ए फैक्टर, कौन फैक्टर नहीं है? तो आपका डी जो ऑप्शन है फैक्टर नहीं है दोस्तों, ठीक है। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूब बेल, ठीक है। इसमें हम लोग 3 डिस्चार्ज का नाम पढ़ेंगे। पहला हो गया ट्यूब बेल के बारे में, दूसरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ट्यूब बेल हो गया, ठीक है। तीसरा आपका हो गया, सॉरी दूसरा हो गया क्या, दूसरा सेलो टाइप ट्यूबवेल, सेलो ट्यूबवेल बोल सकता है, ट्यूबवेल, ठीक है। तीसरा आपका जो है डीप ट्यूबवेल, डीप ट्यूब बेल। इसका डिस्चार्ज इसका क्वेश्चन आता है दोस्त। इसका डिस्चार्ज कितना कितना होता है? ठीक है, अगर याद है तो आप लोग बताएं कि आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल का कितना होता है। इसमें क्या कि ट्यूबवेल के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताएं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज ट्यूबवेल का कितना होता है दोस्त। एलवेज 50 लीटर पर सेकेंड। ये ट्यूबवेल के केस में हो गया, ठीक है। ट्यूबवेल के केस में आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है दोस्त? 50 लीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा जो स्टैंडर्ड ट्यूबवेल है, इसमें जो आपका डिस्चार्ज होता है कितना होता है, बताए थोड़ा सा। कि आपका स्टैंडर्ड ट्यूबवेल में आपका जो डिस्चार्ज होता है एलवेज 40 से 45 क्या लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना? 40 से 45 लीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड ट्यूबवेल में। फिर मेरा है क्या, सेलो ट्यूबवेल। इसमें आपका कितना दोस्त? 15 से 20 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्यूबवेल में, सॉरी सेलो ट्यूबवेल में, क्योंकि इसका डायमीटर सेलो मतलब कम है ना, तो बेसिकली कि इसका डिस्चार्ज कम होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका होगा दोस्त? आपका डिप ट्यूबवेल का, क्योंकि इसका डेप्थ ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसका डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका डिस्चार्ज आपका कितना है? 200 लीटर पर डे, सॉरी 200 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना होगा? 200 लीटर पर सेकेंड। तो आपको ये 3 को तो याद रखना ही रखना है, साथ में आपका इसका किसका, आपका ट्यूबवेल का भी आपको याद रखना है कि इसका कितना होता है दोस्त? 50 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत? चले हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ए डेंस सैंड, ठीक है। कैसा? डेंस सैंड दैट एक्सपेंड बाय अप्लाइंग ए शेयर लोड। इजी क्वेश्चन है दोस्त। बताइए किसका डिफिनेशन दिया गया है। आप लोग तो ये क्वेश्चन को आप इजिली भी इलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो होगा नहीं, सेंसिटिविटी ऑफ नहीं होगा, आपका रिमोल्डिंग लॉस नहीं होगा। आप लोग फंसिएगा थिक्सोट्रॉपी और आपका डिल्टेंसी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका when the tendency of a dense sand is expanded by applying a shear load, then it is called degree of deltency। डिग्री ऑफ डिटेंसी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि फॉर द पर्पस ऑफ ए फाउंडेशन डिजाइन सील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज, बताएं। अगर हम लोग फाउंडेशन को डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि
द पर्पस ऑफ फाउंडेशन डिजाइन सिल्ट कैन बी क्लासिफाइड एज कोहेजन लेस सॉइल, लिमिटेड कोहेसिव सॉइल, या फिर हाईली कोहेसिव सॉइल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलवेज हम लोग सिल्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एलवेज लिमिटेड कोहेसिव सॉइल में। ठीक है, सिल्ट को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं एलवेज लिमिटेड कोहेसिव सॉइल में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चले अब देखिए आपसे एक ट्राइक्सियल टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन अनड्रेन ट्राइक्सियल टेस्ट ऑन ए सेचुरेटेड के लिए पॉइजन रेशियो हमको निकालना है दोस्त। क्या निकालना? पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल होता है ना। तब इसमें अब वो फार्मूला में आपका वैल्यू पुट करना है इसमें ट्राइक्सियल टेस्ट वाला। ठीक है, सिग्मा 1 क्या है दोस्त? डेविएटर स्ट्रेस, एंड सिग्मा 3, ये सिग्मा 3 होगा कन्फाइनिंग प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इन ट्राइक्सियल टेस्ट ठीक है, ट्राइक्सियल टेस्ट हम लोग पहला जानते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है ये ऑलवेज डेविएटर स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग प्रेशर, मतलब सिग्मा 3 बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते कन्फाइंड प्रेशर, कन्फाइंड स्ट्रेस होता है। ठीक है दोस्त, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है दोस्त? आपका डेविएटर स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस होता है। डेविएटर स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्त? सिग्मा 1। आपका कन्फाइनिंग प्रेशर क्या लिखते हैं दोस्त? सिग्मा 3। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि दूसरा लेटरल, क्या कि हमको निकालना क्या? पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल। तो हमको लेटरल तो निकालना पड़ेगा ना, लेटरल स्ट्रेस, लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब सॉइल था, लेटरल में कौन सा फोर्स लगता है दोस्त? सिग्मा 3, मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 लगता है। जैसे देखिए मैं आपको एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा सॉइल है, ठीक है, ऊपर से जो लोड आ रहा है, देखिए जो वर्टिकल लोड आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा 1 इसमें भी है प्लस सिग्मा 3 दोनों है। ठीक है, इसी तरह नीचे से भी आएगा। ये देखिए आपका लेटरल फोर्स इधर से लग रहा है, जो कि सिग्मा 3 है, मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर है दोस्त। ठीक है, ये मेरा सॉइल है। ठीक है, ये आपको हो गया क्या? सिग्मा 3। ठीक है, हमको ये पूछ रहा है कि अब बताएं कि लेटरल फोर्स मेरा लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है, वर्टिकल वाला। और आपका जो लेटरल फोर्सेस हो गया आपका ये हो गया, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइजन रेशियो क्या होता है दोस्त? लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल। लेटरल कितना है दोस्त? सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल कितना? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये कहाँ है, जहाँ है उसको देख के आंसर मार के आप लोग आगे बढ़ जाए। देखिए तो सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ऑप्शन नंबर पहले में तो है यार। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत लगा तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप लोग ट्राइक्सल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी आपके पास कंसेप्ट पता होगा तो ईजिली इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या है कि मोस्ट सुटेबल सैम्पलर फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल ऑफ ए सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले। मोस्ट सुटेबल सैंपलर, इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल सैंपलर है जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं एलवेज सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले? सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले के लिए मोस्ट सुटेबल इसमें से कौन सा है दोस्त? ओपन ड्राइव थिन वॉल सैंपलर, या फिर आपका स्टैंडर्ड स्पिल्ड स्पून सैंपलर, या फिर स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर? तो सबसे मोस्ट सुटेबल बोला जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर से हम लोग यही जो मेथड है, इसी मेथड से हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं एल्वेज सॉफ्ट के लिए एंड सेंसिटिव के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर द सॉइल हैविंग इंटरनल एंगल कितना है दोस्त, 30 डिग्री। इजी है, इसमें तो फंसना नहीं है। क्या पूछ रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। चलिए लिखते हैं हम लोग, के ए इसका तो क्या होता है, पैसिव में प्लस एक्टिव में -1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, 10² 45 प्लस 5/2, यही होता है ना। अब चलिए हम लोग फाइव का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 10² 45 प्लस 5 कितना दोस्त, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। बस यहाँ से जो आप वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करके 10² 45 जो आपका आएगा, ये शायद आपका आता ये जो आता है वैल्यू आपका आ जाएगा 10 15 15 55 10² 1/3 आता है दोस्त, ये 1/3 आएगा, इट मीन्स कि 1.33। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, आपका हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, पेसिव अर्थ प्रेशर, पेसिव अर्थ प्रेशर के पी। ठीक है, क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, और हम लोग इसको और हम लोग बाय फॉरगेट करें तो क्या होता है दोस्त, 10² 45 प्लस 5/2। कोई दिक्कत, ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा दोनों, एक्टिव अर्थ प्रेशर का, पेसिव अर्थ प्रेशर का। ठीक है, कोई दिक्कत, चले ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेबिलिटी ऑफ ए सबग्रेड इन अ पेमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय, बताएं कि जो मेरा सॉइल सबग्रेड है, इसमें पेमेंट के बारे में दिया गया है, तो पेमेंट के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं कि जब भी मेरा पेमेंट का सबग्रेड बोल रहा है, मतलब सबसे बॉटम पोर्शन। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए सबग्रेड इन ए पेमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय, उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, क्या कंपैक्शन, एकदम नहीं। वाटर कंटेंट हो सकता है, रिजिडिटी इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, मटेरियल यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर बोल सकते हैं कि जो मोस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ सब ग्रेड इन अ पेमेंट इज इन्फ्लुएंस बाई, मतलब जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है एलवेज वाटर कंटेंट दोस्तों। ठीक है, सॉयल का जो सबग्रेड होता है, सॉयल के सबग्रेड को मैक्सिमम जो आपको इन्फ्लुएंस करता है एलवेज वाटर कंटेंट। ठीक है, क्या वाटर कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिल्टेंसी करेक्शन फॉर एसपीटी टेस्ट वैल्यू इज अप्लाइड टू स्टैंडर्ड। डिल्टेंसी करेक्शन तो आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है जी, 15 प्लस n माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये तो पता है आपको। तो हम लोग जो डिल्टेंसी करेक्शन फॉर एसपीटी टेस्ट वैल्यू इज अप्लाइड फॉर एलवेज कैसा सॉइल में, हाँ एलवेज फाइन सेचुरेटेड ड्राई सैंड, या फिर सेचुरेटेड ग्रेबल, या फिर ड्राई क्ले, या फिर फाइन सेचुरेटेड क्ले। तो एलवेज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फाइन सिल्ट सेचुरेटेड क्ले दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाए तो ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन, आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा। ठीक है, आप लोग जरूर सारे क्लासेस को कंटिन्यू रखें। ये देखिए क्लासेस जो आपका सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, इसको आप ज़्यादा मतलब फेवर करें, क्योंकि इसमें अभी हम लोग पूरा जीरो से चल रहे हैं दोस्त, जीरो से स्टार्ट भी हुआ है, जीरो से चल भी रहा है। ठीक है, जीरो से लेकर जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है, जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग का
वो अगर सपोर्ट चाहिए रहता है, अगर सपोर्ट आप लोग करते हैं तो और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक के साथ, क्योंकि मेरे पास हर सब्जेक्ट का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं किया गया हो, और बिना ट्रिक से हम लोग करते भी नहीं है। ऐसा कोई सारा में नहीं, कुछ कुछ टॉपिक में, जैसे ये जो टॉपिक था आज हम लोग शुरू में पढ़े उसमें लोग फंसते भी हैं, इसीलिए मैं एक ट्रिक बताया था जो कि बहुत बेहतरीन है। आप लोग कभी भी उसको उस ट्रिक को आप लोग अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में, 110% बनेगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।